नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में, जहां हम आपके सभी सवालों के जवाब देते हैं। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप उसे नोट कर लें। अपना नाम, अपने शहर का नाम और कमोडिटी से जुड़े सवाल भेजें। नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। अगले आधे घंटे तक हमारे दो मेहमान हैं जो आपके सवालों के जवाब देंगे। पथमेश माल्या हैं एंजल वन से, भूपेश शर्मा है टेक्निकल एनालिस्ट हैं बीकानेर से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही आगे हमारे साथ दो और मेहमान होंगे। दीपक बल्लानी होंगे जो डीजी हैं इस्मा के, और साथ ही संदीप बजोरिया होंगे, सनविन ग्रुप के सीईओ हैं। उनसे हम खाने के तेल मार्केट का आउटलुक समझेंगे। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज सबसे पहले रुपए की, क्योंकि रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तरों पर पहुंच चुका है। $1 का भाव 84 रुपए 70 पैसे हो चुका है। आज रुपए में 0.25% की गिरावट रही डॉलर के मुकाबले। क्यों गिर रहा है रुपया? तो सबसे बड़ी वजह यह है कि देश की जीडीपी ग्रोथ 7 तिमाही के निचले स्तर पर पहुंच चुकी है और तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ अनुमान से ज़्यादा कमज़ोर रहा है। और अब 4 दिसंबर से 6 दिसंबर तक आरबीआई की एमपीसी की बैठक है। वहां पर अब आरबीआई पर ब्याज दरें घटाने का दबाव बढ़ गया है। दूसरी तरफ फॉरेक्स रिजर्व देखिए तो वो 5 महीने के निचले स्तरों पर आ चुका है। और साथ ही विदेशी निवेशकों का घरेलू इक्विटी मार्केट में लगातार बिकवाली का रुख अक्टूबर में दिखा। नवंबर में हालांकि थोड़ी बहुत खरीदारी ज़रूर लौटी, लेकिन उसके बाद भी करीब 250 करोड़ डॉलर की निवेशकों की एफपीआईज की बिकवाली नवंबर महीने में दिखी है। इसके अलावा ट्रंप ने जिस तरह से बयान दिए थे कि ब्रिक्स देश अगर अपनी करेंसी बनाते हैं या डॉलर का कोई भी रिप्लेसमेंट इस मार्केट में लेकर आते हैं तो वो 100% टैरिफ इन कंट्रीज पर लगा सकते हैं। उसका दबाव भी रुपए पे ही नहीं, बाकी जो एशियन करेंसी है, पीयर करेंसीज थी, वहाँ पर भी काफ़ी नरमी आज दिखी है। और यही वजह है, और वही वजह है कि डॉलर में मजबूती दिखी और सोना चांदी कमज़ोर हुआ है। भूपेश जी बताइए, इस ट्रेंड को आप कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है, सोना चांदी और यहाँ से टेक्निकली आपको कमज़ोर लग रहा है या अब रिकवरी लौटेगी, इस गिरावट में खरीदना चाहिए? जी नमस्कार विष्णु जी। अगर नमस्कार। सोने चांदी की बात करें तो सोने और चांदी के बाजार दोनों के नेगेटिव बने हुए हैं। दोनों का ट्रेंड नेगेटिव बना हुआ है। मोमेंटम भी आज सुबह तक ओपन में बाजार जब हुआ था ओपन, तो बाजार का मोमेंटम नेगेटिव था। मुझे लगता है कि अभी बाजार ने डिसेंट पुल बैक दिया है। सिल्वर के बाजार ने 91,000 का दाम बाजार में देखने को मिल रहा है, लगभग नियर 90,800 के आसपास। यहाँ करंट भाव पर भी बिकवाली करनी चाहिए। 91,500 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं। 90,450 और 89,900 तक के टारगेट सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का मोमेंटम भी आज नेगेटिव बना हुआ है। 76,800 के आसपास गोल्ड में बिकवाली करनी चाहिए। 77,050 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में 76,450 तक के लक्ष्य इसमें आसानी से देखने को मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि डॉलर इंडेक्स में जो पिछले हफ्ते में हमने मंदी देखी थी, वो मंदी का ट्रेंड टेम्परेरी था और वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। इसलिए बाजारों में मुझे लगता है कि अगले आने वाले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छी मंदी देखने को मिलनी चाहिए गोल्ड और सिल्वर में विशेषकर। आपको यहाँ से मंदी दिख रही है। आप बताइए प्रथमेश जी, आपकी राय क्या है गोल्ड और सिल्वर दोनों ही काउंटर पर? दोनों ही काउंटर में मेरे ख्याल से बिकवाली की सलाह रहेगी शॉर्ट टर्म के लिए। मतलब ट्रेडर्स के पर्सपेक्टिव लिए 76,820 की करीब फरवरी वायदा बेचना चाहिए। 77,060 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट नीचे में 76,300 के लिए रहेंगे। सिल्वर में मार्च वायदा बेचना चाहिए 90,800 के करीब। स्टॉप लॉस 91,650 का रहना चाहिए और टारगेट नीचे में 89,500। ओके, तो ये व्यू है। आपको भी लग रहा है यहाँ से कमजोरी थोड़ी दिख सकती है। चांदी 89,500 रुपये तक भी फिसल कर आ सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं एक और अहम कमोडिटी की, वो है शुगर सेक्टर को लेकर। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दीपक बल्लानी हैं, डीजी हैं इस्मा के। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों के लिए। सर सबसे पहले मैं, क्रशिंग सीजन है तो लोग जानना चाह रहे होते कि अभी प्रोग्रेस क्या है, पिछले सीजन से क्या तुलना अगर करें तो क्या रिपोर्ट आ रही है? हालांकि आप लोगों का जो अनुमान है 280 लाख टन चीनी उत्पादन का अनुमान है, क्या उसमें कुछ बदलाव भी हुआ है और अब तक क्रशिंग की क्या स्थिति है सर?
दीपक जी अनम्यूट कीजिएगा फिर बताइएगा। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार सर। तो हमारा अनुमान जो है 24-25 का, वो लगभग 333 लाख ग्रॉस प्रोडक्शन का है। और उसमें से लगभग 40 लाख टन लगभग इथेनॉल में डाइवर्जन होगा। तो अगर हम मतलब जो हिसाब से एस्टिमेट है वो काफी अच्छा अनुमान है, और हम डोमेस्टिक कंजम्पशन से कहीं ज्यादा इस बार उत्पादन होने की संभावना है। और जहां तक अभी का सवाल है, देखिए महाराष्ट्र के मिल जो है अभी इलेक्शन के बाद शुरू हुई है, तो इस बार महाराष्ट्र में क्रशिंग डिलेड है। तो अभी लगभग जो है 4-5 दिन से महाराष्ट्र की मिलें शुरू हुई हैं। यूपी में सारी मिलें लगभग शुरू हो चुकी हैं। तो अभी तक का जो प्रोडक्शन है लगभग 30 लाख टन का है। और अब ये उम्मीद है कि क्योंकि महाराष्ट्र की भी मिलें पूरी शुरू हो गई हैं, तो दिसंबर में ये पूरा पिकअप कर जाएगा। दिसंबर में पिकअप होगा। तो आपको क्या लग रहा है, पिछला सीजन जो उत्पादन था उससे ज्यादा या उससे कम उत्पादन रहेगा सर इस बार? पिछले साल जो लगभग था, टोटल ग्रॉस उत्पादन जो था वो 340 लाख टन था। और इस बार हमें उम्मीद है कि लगभग थोड़ा सा कम होगा, 333 के आसपास होने की उम्मीद है। ओके, तो अच्छी बात है सर। 333 लाख टन ग्रॉस उत्पादन का आपका यहाँ पर अनुमान है। सर एथनॉल ब्लेंडिंग को लेकर क्या प्रोग्रेस है? सरकार ने जो 220% जो एथनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट तय कर रखा है, और सरकार ये भी चाह रही है कि जो इससे 35,000 करोड़ जो किसानों को पेमेंट जाएगा, क्या लग रहा है इसमें कोई असर नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है? नहीं, देखिए अभी तक जो एलोकेशन हुआ है वो लगभग 837 करोड़ लीटर का हुआ था। उसमें से लगभग 320 करोड़ लीटर जो है वो शुगर सेक्टर से है, और उससे जो टोटल डाइवर्जन हो रहा है वो लगभग 37 लाख टन का है। ये साइकिल 1 का टेंडर है, और हमें उम्मीद है कि साइकिल 2 और साइकिल 3 के भी टेंडर आएंगे। तो लगभग 40 लाख टन का डाइवर्जन होगा इथेनॉल के लिए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और इससे जो लगभग एक अनुमान यह है कि इससे जो पेमेंट फार्मर को होगा वो लगभग 40 से 42 हजार करोड़ का पेमेंट होगा किसानों को। दिक्कत सिर्फ इसमें दो ही है। एक तो ये है कि अभी तक हम लोग का प्राइस रिवीजन नहीं हुआ है। देखिए 22-23 में भी एफआरपी बढ़ी थी, और इस साल भी जो है 315 रुपए से 340 रुपए क्विंटल हो गई है। तो जो एफआरपी बढ़ी है, इनपुट कॉस्ट बढ़ा है, उसके हिसाब से इसका प्राइस रिवीजन अभी तक नहीं हुआ है। उससे एक प्रॉब्लम आशंका है कि एक प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि उसमें हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलेगा नहीं निकलेगा, ये बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। उससे कहीं ना कहीं लगता है कि एक दिक्कत आएगी। तो हमें उम्मीद है कि सरकार इसको जल्दी कोई नया प्राइस जो रिकवर करेक्ट प्राइस जो है वो अनाउंस करेगी। आप चाह रहे कि एफआरपी के साथ एमएसपी को भी अगर लिंक किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एफआरपी साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एमएसपी आप लोगों के लगातार पिच करने के बाद भी नहीं बढ़ोतरी हुई। सर एथनॉल के प्राइसेस भी बढ़ने की उम्मीद थी, एमएसपी भी बढ़ने की उम्मीद थी, आप लोग लगातार आवाज़ उठा भी रहे हैं, मिलों की तरफ से लगातार इसकी डिमांड भी की जा रही है, और इंडस्ट्री की ज़रूरत भी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म सस्टेन अगर होना है तो ये दोनों बढ़ाना ज़रूरी है। इस ओर से कुछ सरकार की तरफ से कोई संकेत मिल रहे हैं सर? कि ऐसा है, आज जो अगर आप आज के हालात देखेंगे तो लगभग चीनी का जो रेट है एक्स मिल प्राइस बहुत नीचे आ गया है। लगभग महाराष्ट्र में ये लगभग 34 रुपए का बिक रहा है, जबकि यूपी लगभग 36 रुपए है, जो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो 40-41 रुपए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे बहुत नीचे है। तो इससे काफी नुकसान इंडस्ट्री को उठाना पड़ रहा है, और इसका कहीं ना कहीं असर आगे चल के किसानों के पेमेंट पे हो सकता है। तो हमारा ये बहुत महीनों से ये हम सरकार से बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो एमएसपी लगभग 4 या 5 साल पहले एफआरपी से लिंक करके 31 रुपए किया गया था 2019 में, उसी फॉर्मूला को लेके आज के एफआरपी के हिसाब से एमएसपी को लगभग 39 रुपए के आसपास आप फिक्स कर दें, तो उससे एक वायबिलिटी आ जाएगी, और मिलों को जो लिक्विडिटी आएगी उससे किसानों को पेमेंट करने में इजी होगा। तो ये रिक्वेस्ट हमारी सरकार के पास एमएसपी की और इथेनॉल की दोनों है, और हमें उम्मीद है कि जरूर सरकार एक अप्रोप्रिएटली इमीडिएटली कोई डिसीजन लेगी। तीसरा बहुत बड़ा मुद्दा ये है, क्योंकि आज हमारा शुगर जो बैलेंस शीट है उसमें हमने ओपनिंग बैलेंस जो है हमारा शुगर का 1 अक्टूबर को लगभग 80 लाख टन हमने किया। 80 लाख टन ओपनिंग बैलेंस था।
अगर हम 333 लाख टन ले लें इस साल का प्रोडक्शन और लगभग 290 लाख टन का हम कंजम्पशन ले लें और 40 लाख टन का हम एक जो डाइवर्जन ले लें, उसके बाद भी लगभग 83 लाख टन हमारे पास एक्स्ट्रा रहेगा। उसमें मान लीजिए 50-55 लाख टन गवर्नमेंट एक सेफ्टी रखती है, उसके बाद भी हमारे पास 30 लाख टन एक्स्ट्रा शुगर है। और इतना एक्स्ट्रा शुगर बनने से हो गया है कि मार्केट के जो डोमेस्टिक प्राइसेस है बहुत कम आ गए हैं। तो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि जो एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्टेड है अभी, सरकार को 20 लाख टन एक्सपोर्ट इमीडिएटली अलाउ कर देना चाहिए, तो कम से कम मार्केट एक प्राइस स्टेबलाइज हो जाएगा और मिलों को और किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको लग रहा है कि आप लोगों का एस्टीमेट है कि घरेलू खपत के बाद और जितनी ज़रूरत है घरेलू बाजार में, उसके बाद भी अगर 30 लाख टन एक्सपोर्ट के लिए अगर बच जा रहा है, सरप्लस बच रहा है, तो डेफिनेटली आप लोगों को मंजूरी मिलनी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे यही गलत तैयार होगा और आगे इंडस्ट्री के लिए दिक्कतें होंगी। और भी कुछ चैलेंजेस या डिमांड इस्मा की तरफ से सर आप रखना चाह रहे हैं? आखिरी सवाल यही है मेरा। इसमें देखिए, अब एलोकेशन के अंदर जैसे जिस तरह से एलोकेशन हुआ है ओएमसीज की तरफ से, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की तरफ से, उसमें कहीं ना कहीं ये देखा गया कि लगभग जो हमने ऑफर किया था उससे कहीं कम हुआ। तो एलोकेशन में जो है एक ट्रांसपेरेंसी लाने की बहुत जरूरत है। और एक शुगर सेक्टर जो है वो ट्रेडिशनली इथेनॉल प्रोग्राम का बड़ा स्ट्रॉन्ग पिलर रहा है, और आज भी जो आप देखें इस साल तो लगभग 90% से ज्यादा जो हमने लास्ट ईयर सप्लाई किया है विज़ अदर फीडस्टॉक, तो वो जो शुगर सेक्टर को पहले भी एक सपोर्ट मिलता रहा, वो मिलता रहना चाहिए। और एलोकेशन के अंदर एक पूरी ट्रांसपेरेंसी होने की बहुत आवश्यकता है। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला और इंडस्ट्री की क्या डिमांड है और क्या चाहिए मिलों के सर्वाइवल के लिए, क्या ज़रूरी है और लॉन्ग टर्म किस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए, इस पर आपने डिमांड रखी। 3 डिमांड जो लगातार आप लोग डिमांड कर भी रहे हैं कि चीनी की एमएसपी बढ़ाई जाए, साथ ही इथेनॉल के प्राइसेस बढ़ाया जाए और जो सरप्लस चीनी है उसके एक्सपोर्ट की इजाज़त दी जाए। ये डिमांड लगातार इंडस्ट्री कर रहा है। उम्मीद है जल्द इस पर कुछ फैसला तो ज़रूर होना चाहिए। शुक्रिया सर एक बार फिर से आपका। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हम अपने दर्शकों के सवाल लेंगे और खाने के तेल मार्केट का आउटलुक लेंगे। हमारे साथ संदीप बजोरिया होंगे, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ हो रहा है, पाम के क्यों बढ़ रहे हैं दाम, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब वक्त है आपके सवालों के जवाब देने का। और हमारे साथ पहले दर्शक जिन्होंने सवाल भेजा है उनका नाम है अचल कुमार हैं, सुल्तानपुर से। नेचुरल गैस मिनी के 5 लॉट उन्होंने 291 रुपये 50 पैसे पे शॉर्ट किया है। बताइए प्रथमेश जी, क्या करना चाहिए इनको? शॉर्ट पोजीशन में बने रहे क्या? 260 तक गिर सकता है, इनको शॉर्ट पोजीशन में बने रहना चाहिए। यस, स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। इनका एक्चुअल सेलिंग प्राइस काफी अच्छा है। इनका ओवरऑल स्टॉप लॉस ट्रेड का अराउंड 290 के लिए रहेगा। बट मेरे ख्याल से अगर ये रैली आती है शाम के सेशन में तो और बेचिए, इनको जो नीचे वाला जो मूवमेंट है और ज्यादा मिल सकता है। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ अनिल हैं। क्या चांदी नीचे 85,000 रुपए तक आएगी क्या? भूपेश जी क्या लग रहा है, 85,000 तक चांदी गिर सकती है क्या? जी सर, मैं कह सकता हूँ कि चांदी में एक संभावना बनी हुई है 85,000 आने की, क्योंकि अगर ट्रंप मैनिया इसी तरीके से चलता रहा तो मुझे लगता है कि कभी भी वॉलेटिलिटी और अधिक देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जनवरी 20 तक मुझे लगता है कि एक संभावित भाव आने चाहिए 85,000। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ वीके जैन हैं। 1 लॉट सिल्वर माइक्रो 90,064 रुपए पे इन्होंने लॉन्ग कर रखा है। क्या करना चाहिए प्रथमेश जी इनको? 90,064 पे लॉन्ग पोजीशन बना रखी है। सिल्वर पे इनको खड़े रहना चाहिए। ट्रेड पे 91,650 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। नीचे में मेरे ख्याल से 89,500 और 89,000 दोनों भाव देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो दोनों भाव दिख सकते हैं, तो आपको निकलने का भी ऊपर में मौका मिल सकता है लॉन्ग पोजीशन से भी। नितिन है कानपुर से। 89,300 रुपए पर चांदी 25 किलो चांदी इन्होंने खरीदी है। क्या करना चाहिए भूपेश जी इनको? 89,300 पे बाई है 25 केजी।
जी, इन्हें 88,500 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए और अपनी पोजीशन में बने रहने चाहिए। अगर भाव दिए गए लेवल्स को तोड़ता है तो मुझे लगता है इन्हें एग्जिट करना चाहिए। अन्यथा भाव अभी काफी ऊपर है। करंट भाव पर भी ये अपनी पोजीशन में 90,866 का दाम चल रहा है। 90,000 का स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हैं। अगले दर्शक है सव्यसाची घोष है पश्चिम बंगाल से। क्रूड ऑयल में आज क्या करे प्रथमेश जी, क्या करना चाहिए सव्यसाची जी को? बेचने की सलाह रहेगी। 5850 के करीब बेचना चाहिए। 5930 को स्टॉप रखना चाहिए। टारगेट नीचे में 5680 के रखने चाहिए। आप क्या सलाह देंगे भूपेश जी क्रूड पर? जी सर, मेरा मत अलग है क्रूड में। मुझे लगता है कि क्रूड का आज के लिए ट्रेंड और मोमेंटम पॉजिटिव बना हुआ है। करंट भाव में खरीदारी कर सकते हैं 5,840 में, और स्टॉप लॉस इसका 5,790 के नीचे का रखें। 5,890 और 5,920 तक के लक्ष्य देखे जा सकते हैं। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ गणेश प्रसाद हैं। 2025 में गोल्ड का प्रदर्शन कैसा रहेगा? क्या लग रहा है 2025 तक के चार्ट को आप ट्रैक कर रहे हैं क्या प्रथमेश जी, आगे के 2-3 महीने के? टू डिफिकल्ट टू से 2025 एंड तक के लिए, बिकॉज बहुत सारे इवेंट्स प्ले आउट हो रहे हैं। आफ्टर ट्रम्प कम्स, मतलब ट्रम्प के बाद पॉलिसीज प्ले आउट होंगे। उसके अलावा रशिया यूक्रेन, उसके अलावा इजराइल हमास, लॉट ऑफ जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। गोल्ड का परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकता है, बट रिटेल लेवल पे भाव जो है वो काफी ज्यादा है, तो यहाँ पे बायर्स जो है वहाँ पे कंसोलिडेट होते हुए दिखेंगे। बट एक अराउंड 9 से 10% का जो मूव है वो रूल आउट नहीं कर सकते। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ धर्मजीत सिंह है नांदेड़ से। उनका कहना है कि लोकल सर्राफा मार्केट में जो आप भाव दिखाते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि रिटेल में कुछ प्रीमियम लेते हैं 2 से 3%। ये आप होलसेल या मार्केट का रेट है जो एमसीएक्स पर आप दिख रहे हैं। रिटेल में जाते जाते उनके कॉस्ट अलग होते हैं, जिसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट और भी कई तरह के कॉस्ट होते हैं जो शहर के जो रिटेलर होते हैं वो शामिल करते हैं। इस वजह से थोड़े 1-2 हज़ार रुपये यहाँ से ऊपर आपको दिखते होंगे। अब ये जानना चाह रहे थे कि गोल्ड का रेट और ड्रॉप होगा क्या लग रहा है भूपेश जी, क्या सलाह देंगे इनको? जी सर, मुझे लगता है कि डॉलर इंडेक्स में रैली कंटिन्यू करनी चाहिए, और जो अगर डॉलर इंडेक्स में रैली कंटिन्यू करती है तो 108.50 और 109.90 तक के भाव डॉलर इंडेक्स में देखने को मिलेंगे। वहीं उसके इनवर्स कोरिलेशन में गोल्ड और सिल्वर के भाव मुझे नीचे समझ आते हैं। एक बार बाजार इंटरनेशनल पैरामीटर्स पर देखें तो $2630 का एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। $2630 का लेवल टूटने पर बाजार में 2540 और नीचे में 2490 तक के भाव बहुत आसानी से देखने को मिलेंगे। इसलिए लेवल्स पर विशेष फोकस करना चाहिए। फोकस करना चाहिए। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं खाने के तेल मार्केट को लेकर। हमारे साथ संदीप बजोरिया जी हैं, सीईओ हैं सनविन ग्रुप के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही रहेगा, नवंबर के जो इंपोर्ट के नंबर है उसको देखकर क्या ट्रेंड आप फील कर रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या सेंस कर रहे हैं इस नंबर को देख के सर? हुआ है। टोटल 15.5 लाख का करीबन इम्पोर्ट है। 8.25 लाख टन का पाम ऑयल का है, और करीबन आप 3,60,000 टन का सनफ्लावर ऑयल का है, और 3,40,000 टन का सोयाबीन ऑयल का है। सो इनफ सप्लाई में है, टंकियां सब पोर्टों पे भरी हुई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड लेकिन अब दिसंबर में हमारा इम्पोर्ट कम हो जाएगा। दिसंबर में मुझे लग रहा है पाम ऑयल जो 8.25 आया था वो करीबन 5.5-6 आएगा, और सोयाबीन ऑयल थोड़ा बढ़ सकता है। सोयाबीन ऑयल जो हमारा 3.40 आया था वो 3.75 तक हो सकता है, और सनफ्लावर जो 3.60 आया था वो 3.25 तक हो सकता है। इस तरह से दिसंबर में होगा इम्पोर्ट, लेकिन पाम में जरूर कम होगा। पाम तेल बहुत महंगा हो गया है। पाम तेल इसको अभी हमने नाम चेंज करके पाम ऑलिव बुक कर दिया, बिकॉज ये ऑलिव ऑयल जैसे महंगा चल रहा है। मतलब जो पाम तेल सस्ता हुआ करता था सोया और सन से $100, $150, वो आज सोया से $140 ऊंचा बिक रहा है। तो उस कारण से वहाँ मलेशिया इंडोनेशिया में एक तो प्रोडक्शन कम हुआ है ये साल। जो हर साल 3 से 4 मिलियन प्रोडक्शन बढ़ता है, उसकी जगह पे ये साल 1 मिलियन कम हुआ है, तो 5 मिलियन का नेट चेंज हो गया है। दूसरी बात, वहाँ बायोडीजल की पॉलिसी इतनी स्ट्रांग चल रही है, एक्सपोर्ट टैक्सेस और लेवी बढ़ा रहे हैं, और 1 जनवरी से B40 इंट्रोड्यूस करना, मतलब इंडोनेशिया का जो भी डीजल है उसमें 40% पाम ऑयल का प्रयोग होगा। तो उस कारण से समझ के चलिए आप 140 लाख टन पाम ऑयल जो है वो चले जाएगा बायोडीजल मैन्युफैक्चरिंग में इटसेल्फ।
तो ये बहुत बड़ी मात्रा है। ऑलरेडी इस तो हफ्ते इस आप बात अगर देखें तो 6% की तेजी, इस साल करीब करीब 35% तक महंगा पाम हो चुका है, 5,000 रिंगिट के ऊपर भी जा चुका है मलेशियाई पाम फ्यूचर्स। वहाँ पे एक्सपोर्ट भी कम हो रहे हैं और आप सारे फंडामेंटल्स ऐसे बता रहे हैं सारे तेजी के हैं, क्या और बढ़ेंगे दाम? विश्वमोहन जी देखिए, अभी मार्केट ऐसे मजदार में खड़ा हुआ है कि आज हमने देखा कि मार्केट 4960 के आसपास जो बेंचमार्क महीना है फरवरी, वो मलेशियन मार्केट इंडेक्स था। ये अभी भी 48 तारीख से इम्प्लीमेंट होगा, 1 जनवरी से स्ट्रिक्टली, तो डेफिनेटली ये 5300 तक जा सकता है। वरना ये अभी जो मार्केट है यहाँ से 200-250 रिंगिट, अभी भी 40 पोस्टपोन हो गया तो 200-250 रिंगिट नीचे आ सकता है। तो मतलब अभी इफ यू रियली वांट टू नो द रेंज, तो 4700 से 5300 की रेंज है मलेशियन मार्केट की, इंडेक्स की। अभी ये रेंज में मार्केट तीनों चलेगा। का टाइम फ्रेम क्या है बजोरिया जी? टाइम फ्रेम क्या है इसका 4700 से 53? टाइम फ्रेम यही नेक्स्ट महीना 2 महीना, ओके, ये टाइम फ्रेम है इसमें। एक दर्शक है महीना 2 सर, एक दर्शक है, वो सवाल भी आपसे पूछना चाह रहे हैं। इनका नाम है यस ऋग्वेद दुभाषी है, महाराष्ट्र से है। ये ओवरऑल वेज ऑयल मार्केट का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। सारे तेल के बारे में सर बता दीजिए, क्या प्राइस आउटलुक है आपके पास? सर 1 मिनट है। प्राइस आउटलुक देखिए, अभी प्राइस अच्छी बढ़ चुकी है, थोड़ा रिएक्शन भी आया था लेकिन वापस थोड़ा स्थिर है कीमतें, तो अभी इसको ऑब्जर्व करके चलना पड़ेगा हमें। एंड लोकल में भी हम देख रहे हैं अभी सोयाबीन का जो लोकल भी अराइवल आ रही है मंडियों में। आपको चीज जो लेनी है, तो सोया सीड आप ले सकते हैं, डेफिनेटली मील की प्रॉब्लम है लेकिन सोया सीड फिर भी बहुत अच्छा रीजनेबल मिल रहा है, एक वो ले सकते हैं। और जहां तक ऑयल का सवाल है, आप सोयाबीन ऑयल ले सकते हैं इम्पोर्टेड में। इम्पोर्टेड ऑयल में कोई तेल लेना है तो सोयाबीन ऑयल मोस्ट रीजनेबल तेल है। पाम और सनफ्लावर महंगे तेल है, तो ये 2 में ले सकते हैं। और धीरे धीरे करके पोजीशन बनाइए और B40 पे नजर रखिए। यदि इंडोनेशिया सेकेंड B40 का में मामला एकदम सीरियस होता है तो फिर ज्यादा स्टेप अप कर सकते हैं ओके भाई। सर, इन्होंने एक ये भी सवाल पूछा था कि सरसों का भी पूछ लीजिएगा। सरसों को लेकर क्या आउटलुक है? 10 से 15 सेकंड में सर बता दीजिए, वक्त कम है। सरसों में देखिए, सरसों का तो अभी नाफेड के पास सरसों है। नाफेड हर महीने का बेच रही है 2-2.5 लाख टन, एंड वो बेचती रहेगी फरवरी मार्च तक नाफेड। एंड उस कारण से सरसों की कीमतें थोड़ी चेक में है। 135 रुपया पर किलो का करीबन दाम चल रहा है। ऊपर में 150 तक हमने जाते हुए देखा, नीचे में 128 तक गया था। तो मुझे लग रहा है सरसों भी रेंज बाउंड में रहेगी। और लेकिन हो सकता है आगे जाके जैसे जनवरी आएगा तो 2-4-5 रुपए इसमें बढ़ सकता है सरसों में, वो पोजीशन है। क्योंकि नाफेड माइल्डली बेच रहा है, नाफेड के बाद जो स्टॉक है अगले उनके पास और 4 महीने हैं बेचने के लिए, तो वो एवरेज करके बेच रहे हैं। तो वो मुझे लग रहा है सरसों में अभी के जो स्तर है 135 के, वो जनवरी तक 140 तक पहुंच जाएगी पर किलो ओके, सरसों शुक्रिया। तेल। शुक्रिया बजोरिया जी, आपने फटाफट से खाने के तेल मार्केट का पूरा आउटलुक समझा दिया। शुक्रिया प्रथमेश जी, भूपेश जी, आप लोगों का भी। आप लोगों ने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और नॉन एग्री मार्केट पर पूरी राय आप लोगों ने रख दी। चलिए, इस खास शो को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे